नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नकारात्मकता को छोड़कर राष्ट्र निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। तो वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार कर कहा कि बीएलओज की जान जाना ड्रामा नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा एसआईआर और प्रदूषण पर चर्चा ड्रामा नहीं है। पीएम मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले विपक्षी नेताओं पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम मोदी के संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए वाले बयान पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ड्रामा कौन कर रहा है, सब जानते हैं। बीएलओ की जान जाना ड्रामा नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि एसआईआर और प्रदूषण पर चर्चा ड्रामा नहीं है। मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं होता। डेमोक्रेसी केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो संसद को चुनावी हार के बाद हताशा निकालने का मंच बना रहा है। संसद में नारे नहीं, नीति पर जोर देना चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो अपनी नियत होनी चाहिए। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने पीएम के बयान पर कहा कि विपक्ष हताश और निराश नहीं है। बीजेपी की संविधान को बदलने की मंशा को विपक्ष कामयाब नहीं होता। हताशा की बात न करें। ये देश हमेशा उतार चढ़ाव के बीच संघर्ष करता रहा है और विपक्ष भी संघर्ष करेगा। इनकी जो मंशा है, जो संविधान को बदलने की, उस मंशा को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये सत्र राजनीतिक रंगमंच ना बने, बल्कि रचनात्मक और सकारात्मक डिबेट का जरिया बने। कुछ समय से हमारी संसद या तो चुनावों के लिए कथित तैयारी की जगह या फिर हार के बाद हताशा निकालने का जरिया बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। एसआईआर पर लगातार विपक्ष हमलावर है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एसआईआर को वोट जोड़ने वाले नहीं बल्कि वोट काटने वाला बताया। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने पलटवार कर कहा कि एसआईआर को समझने के लिए विपक्ष को पीएम मोदी से ट्यूशन लेना चाहिए। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये वोट काटने के लिए एसआईआर है, वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है, ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटे। ये एसआईआर का काम नहीं हो सकता है।
एसआईआर पर जारी घमासान के बीच बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है, विपक्ष को समझना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो विपक्ष को पीएम मोदी से आधे घंटे की क्लास लेनी चाहिए। देश के लिए संवेदनशील इशू है, इसमें सभी विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आधे घंटे की क्लास प्रधानमंत्री जी के साथ कृपया लीजिए। हम सब ने लिया, मंगलवार को लगती है, हम लोगों का जीवन बदला है। इन सब का जो और एक्सेप्ट करो, हार को एक्सेप्ट करो, हार पे फ्रस्ट्रेटेड ना हो, हार का गुस्सा इस देश की पंचायत पर आके यहाँ मत निकालो। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी एसआईआर पर सवाल उठाए हैं, जबकि वंदे मातरम पर 10 घंटे सदन में चर्चा को लेकर विरोध किया और कहा कि इस पर 10 घंटे चर्चा का समय है, जबकि एसआईआर और प्रदूषण पर चर्चा के लिए समय नहीं है। एसआईआर के ऊपर हम तो पिछला पूरा सदन निकल गया, हम चर्चा की मांग करते रहे, चर्चा नहीं करना चाहते। एसआईआर के अंदर बहुत सारे बिंदु हैं जिनके ऊपर बहुत ही नकारात्मक रूप हमारा है, जो हम लोग नहीं चाहते कि इसके अंदर जिस तरह से आप कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आप मताधिकार से वंचित कर देंगे, खासतौर से दलितों को और मुसलमानों को। 10 घंटे वंदे मातरम पे क्या चर्चा करेंगे? ये इनका वंदे मातरम से लेना देना क्या है? मैं पूछ रहा हूं ना, इन्होंने अगर वंदे मातरम गाया हो, आप कहीं इतिहास में निकाल के दिखा दो, किसी इनके लिटरेचर में निकाल के दिखा दो, 1925 से 1947 देश की आजादी तक अगर इन्होंने गाया हो। वहीं एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने एसआईआर को लोकतंत्र पर हमला बताया है और संसद में एसआईआर पर चर्चा करने की मांग की है। एसआईआर चल रहा है, लोगों को वोट काटे जा रहे हैं, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया और हमला रहा, तो ये तमाम चीज़ें तात्कालिक हैं, जनता से जुड़ी हुई हैं। इस पर चर्चा हो तो इसके लिए प्रधानमंत्री और को मैं बधाई देता हूँ, लेकिन इस पर चर्चा होगी। एसआईआर पर विपक्ष लगातार सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब देखना यह है कि सरकार विपक्ष की मांग पर क्या रणनीति बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। संसद सत्र के पहले दिन राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए सभापति के सामने जगदीप धनखड़ के अचानक जाने का जिक्र किया, जिस पर किरेन रिजिजू ने करारा जवाब दिया। वहीं अपनी गाड़ी में पालतू कुत्ते को लेकर आई रेणुका चौधरी ने सवाल पूछने पर विवादित बयान दिया, जिस पर बीजेपी ने एक्शन की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संग्राम छिड़ गया है। नए सभापति को लेकर स्वागत वक्तव्य में खड़गे ने पूर्व सभापति धनखड़ के फेयरवेल का मुद्दा उठाया। I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए सभापति सीपी राधाकृष्णन को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आप न सत्ता पक्ष की ओर देखें और न ही विपक्ष को नजरअंदाज करें। अगर आपने ऐसा किया तो आप पर खतरा हो जाएगा। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। भैया आप उधर देखेंगे तो अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। खड़गे के बयान का किरेन रिजिजू ने जवाब दिया। रिजिजू ने कहा कि जो विपक्ष पूर्व सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, उसे ऐसा कहने का हक नहीं है। आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी विवादित बयान दिया है। रेणुका चौधरी अपनी गाड़ी में अपने पालतू कुत्ते को लेकर संसद पहुंची।
जैसे ही उनसे सवाल पूछा कि वो डॉग लेकर संसद क्यों आई है, तो रेणुका चौधरी ने कहा कि जानवर को सरकार पसंद नहीं करती, ये काटने वाला नहीं है, काटने वाले और हैं संसद के अंदर। काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले, बना दो पास उसका। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के बयान पर सियासी घमासान खड़ा हो गया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि संसद की गरिमा और नियमों का उल्लंघन हुआ है। कोई एहसास नहीं कि लोकसभा राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है, वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शीतकालीन संसद सत्र का पहला दिन था। दोनों सदन के अंदर तो हंगामा हुआ ही, सदन के बाहर भी बयानबाजी देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद को लेकर सख्त आदेश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को वक्त पर भुगतान किया जाए, खरीद केंद्रों पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों और धान खरीद प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने के लिए भी उन्होंने कहा, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले। सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया और निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों की संख्या 5000 तक बढ़ाई जाए। तमाम सुविधा गांव और कस्बों तक पहुंचेंगी। भुगतान में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। अब तक 9.2 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में धान किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बड़ी राहतें दे रहे हैं और यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज धान खरीद की समीक्षा बैठक की और अपने इसी सरकारी आवास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद की समीक्षा बैठक की। और इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देशित किया है अफसरों को कि किसी भी किसान को जो अपना धान लेकर क्रय केंद्र पर आता है उसे वापस नहीं किया जाए। ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं और 5000 धान क्रय केंद्र उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या बढ़ाई जाए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। धान क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं। लखनऊ में सीएम योगी की आरएसएस के अरुण कुमार के साथ बैठक होगी, जिसमें बीएल संतोष भी शामिल होंगे। सीएम आवास पर आरएसएस सर कार्यवाह अरुण कुमार की शाम 6 बजे बैठक होगी, तो बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम आवास पर शाम 6 बजे ये मीटिंग होगी। दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। लखनऊ से खबर, सीएम योगी करेंगे अहम बैठक। मंत्री संजय निषाद के बलिया को लेकर दिए गए बयान पर लोगों में गुस्सा है और इसी के बीच करनी सेना जिलाध्यक्ष ने कहा, मुझे संजय निषाद मिला तो मैं उसकी जीप काट लूंगा और मैं नहीं काट पाया तो जो नौजवान संजय निषाद की जीप काट कर लाएगा उसे 5,51,000 रुपए इनाम दूंगा। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर यहाँ से वो चला गया, इस तरह का विवादित बयान देकर बलिया की अस्मिता को खिलवाड़ करके वो चला गया और यहाँ के कायर लोग अभी तक एक बयान तक नहीं दिए, चाहे सत्ता और विपक्ष के। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए बलिया के वो बगावती त्योहार वाले लोग, कहाँ गए वो, कहाँ मर गए हैं वो लोग? अरे उसका मैं तो कह रहा हूँ कि मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसका जवान काट लूंगा, एकदम बता रहा हूँ। अगर मैं काट नहीं सका तो मैं बलिया के नौजवानों को आगाह करता हूँ और आगाज करता हूँ, अगर वो उसका जवान काट कर लाते हैं तो मैं अपने पूरे संगठन की तरफ से, समाज की तरफ से, बलिया के एक एक नागरिक की तरफ से 5,51,000 का पुरस्कार दूंगा। जो अब आपको सुनाते हैं कि संजय निषाद ने आखिर क्या कहा था। यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे, अब दलाली का सिस्टम चलता रहा अभी भी, इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। नहीं तो बलिया बागी बलिया था, आज वो अंग्रेजों को मार कर भगाया था, देश को आजाद कराया था। गोरखपुर के गोलघर में कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिसके बाद मेन मार्केट में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग अंदर से बचने के लिए भागने लगे। इस बीच किसी ने फायर स्टेशन गोलघर कॉल कर सूचना दी और 5 मिनट बाद टीम वहां पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। बताया जा रहा है कि यहाँ की फेमस कपड़े की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली और फिर कपड़े जलने लगे। आग देखकर खरीदार जो थे वो दुकान से बाहर सुरक्षित स्थान पर भागने लगे।
वहीं दुकान के सामने खड़ी गाड़ियां लोग हटाने लगे। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने के लिए लगाई गईं। सड़क पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी है। कैंट थाने की पुलिस और अधिकारी भी पहुंच गए। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। के अंतर्गत गोलघर चौकी क्षेत्र में एक बेबी लैंड करके कपड़ों की दुकान है। यहाँ से आज आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल फायर ब्रिगेड की जो भी गाड़ियाँ, फायर स्टेशन गोलघर से तत्काल गाड़ियों के द्वारा मौके पे आकर के आग पे काबू पाया गया है। जो प्रथम दृष्टया अब तक समझ में आ रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट समझ में आ रही है। बाकी एक बार आग बुझ जाती है, धुआं क्लियर हो जाता है तो एक विस्तृत जांच इसकी की जाएगी। मौके पे अभी मेरे द्वारा कमिश्नर सर के द्वारा सीओ और सभी सीनियर अधिकारी मौजूद हैं। सीएफओ और उनकी पूरी टीम, फायर स्टेशन ऑफिसर्स और सब लोग लगे हुए हैं। अतिरिक्त गाड़ी की जो आवश्यकता थी ऑलरेडी आ गई है। इस समय स्थिति जो है काबू में है। एसआईआर पर जारी सियासत के बीच चुनाव आयोग ने फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ा दी। पहले 4 दिसंबर आखिरी तारीख थी, जिसे अब 11 दिसंबर किया गया, जिसकी मांग विपक्ष लगातार कर रहा था। इसी बीच एसआईआर पर राजनीति और तेज हो गई। बीजेपी जहां विपक्ष पर निशाना साध रही है, वहीं पल्लवी पटेल का साफ कहना है कि वो एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगी। बिहार के बाद एसआईआर पर यूपी से लेकर 12 राज्यों में सियासी घमासान जारी है। कई जगहों से एसआईआर में लगे कर्मचारियों की मौत की खबरों के बीच अब चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। एसआईआर भरने का समय 7 दिन बढ़ाया गया है। 11 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म जमा कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को आएगा। पहले 4 दिसंबर तक फॉर्म भरने का समय था। एसआईआर के समय को बढ़ाने की मांग विपक्ष लगातार कर रहा था। निर्वाचन आयोग बिल्कुल इसका तुरंत बिना देर किए इसको कम से कम 3 महीना समय बढ़ाए, ताकि हमारे बीएलओ आत्महत्या से बचे। और जो भी बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं अधिकारियों के दबाव पर, उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया अहेतुक दिया जाए। हालांकि अब समय सीमा जरूर बढ़ी है, लेकिन विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर हमलावर है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अब बीजेपी का कहना है कि विपक्ष बिहार की हार से बौखलाया हुआ है। एसआईआर की जो चर्चा विपक्ष कर रहा है, विपक्ष अपनी संभावित हार को आते हुए देख रहा है। बिहार में जिस ढंग से विपक्ष के गुंडाराज को, विपक्ष के जंगल राज को राजग गठबंधन ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सफाया किया है, तो उसकी हवाएं उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। तो अखिलेश यादव जी के वही पेट में दर्द हो रहा है। विपक्ष के पास कोई बचा नहीं है बयानबाजी के अलावा। और आज के दिन में जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है, ये लोकतंत्र है। एसआईआर मरे हुए आदमी का नाम कटना आवश्यक है, 2 जगह में से 1 जगह हो जाए, और नए लोगों का नाम जुड़ना आवश्यक है, इसलिए प्रक्रिया में। दूसरी ओर अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने साफ कह दिया है कि वो एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगे, जिस पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने निशाना साधा। मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। आपने अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया? नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्या चीज नहीं भरेंगी मैम? एसआईआर फॉर्म आप नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्यों नहीं भरेंगे? नहीं, क्यों भरना चाहिए मुझे? क्यों भरना चाहिए? मैं तो नागरिक हूँ ना, मेरे पास तमाम दस्तावेज है, तो एसआईआर मुझे क्यों भर रहा है? तो अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। वही मैंने बोला। मैं कैसे वंचित हो जाऊंगी? मैं पूरी उम्र अपना वोट दे रही हूँ। आज अगर एसआईआर नहीं भरूंगी तो मैं वंचित हो जाऊंगी। न डाले, जो नहीं डालेगा वो वोट डालने का राइट ही नहीं रहेगा, ना चुनाव लड़ने के लिए राइट रहेगा। न डाले भाई, यदि इस तरह का किसी का भी मान है तो न डाले। न वोट डाल पाएगा, न चुनाव लड़ पाएगा। ये तो चुनाव आयोग की बात है, ये तो लोकतंत्र की बात है। और कोई लोकतंत्र को ही चैलेंज करेगा तो कहाँ से लड़ पाए? जो लोग विरोध कर रहे हैं, और 4 तारीख के बाद देखिएगा खुद लाइन में खड़े हो जाएंगे। 4 तारीख के बाद जो ये नहीं कराएगा, 4 के बाद उसको लाइन में ही खड़े आ पाएंगे। कुल मिलाकर एसआईआर पर सियासी संग्राम जारी है। कर्मचारी काम पर जरूर जुटे हैं, लेकिन कई जगहों पर बीएलओ की मौत से सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि अब चुनाव आयोग ने समय बढ़ाया है, जिससे एसआईआर के काम में आसानी होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 4.0 का शुभारंभ होने जा रहा है, जहां अंतिम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुभारंभ करेंगे। इस बार ये संगमम भाषा एक्सचेंज को समर्पित होगा, जिसमें दोनों तरफ से छात्र दोनों तरफ की भाषाओं को सीखेंगे, जानेंगे।
नमो घाट पर है। इस बार मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और आदरणीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और साथ साथ माननीय राज्यपाल तमिलनाडु और उपराज्यपाल पुडुचेरी भी हैं। कितने दिनों का ये कार्यक्रम है पूरा प्रोग्राम लगभग 2 तारीख से स्टार्ट होगा और 30 दिसंबर तक चलने का अभी तक अनुमान है। पहले फेज 1 में 2 से 15 तक नमो घाट पर BHU में विभिन्न नॉलेज एक्सचेंज होंगे, जिसमें जो भी 1400 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तमिलनाडु से, उनको काशी की विरासत दिखाई जाएगी। 2022 से शुरू काशी तमिल संगमम की एक बार फिर से शुभारंभ होने जा रही है। काशी तमिल संगमम 4.0 का शुभारंभ 2 दिसंबर को होगा, यानी कल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसका शुभारंभ करेंगे। वाराणसी के नमो घाट पर यह पूरी तैयारी हो चुकी है। अंतिम दौर की ये तैयारी है। मंच लगभग बन करके तैयार हो चुका है। वहीं अगर स्टॉलों की बात करें तो स्टॉल भी लगभग पूर्णतः बन करके तैयार हो चुके हैं। इस बार लगभग 1400 से अधिक जो डेलीगेट्स हैं वो आएंगे और उसमें 500 से अधिक छात्र शामिल रहेंगे, जो तमिलनाडु के छात्र रहेंगे, जो बनारस में आकर के काशी की संस्कृति, बनारस की भाषा, हिंदी भाषा को समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। और इसके साथ ही जितना भी बुद्धिजीवी लोग रहेंगे वो यहाँ के मंदिरों में और यहाँ के अलग अलग स्थानों की जो विशेषताएं हैं वहाँ पर जा करके उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। खबर अयोध्या से है। रामनगरी की गरिमा और भव्यता को नए स्वरूप में सजाने की कवायद लगातार जारी है। अब अयोध्या के प्रवेश द्वारों पर बनाए गए मंदिर नुमा पुलिस बूथ विशेष आकर्षण का केंद्र बने। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये पुलिस बूथ सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाते हैं। विकास प्राधिकरण का बनाया गया ये बूथ न सिर्फ सुरक्षा को हाईटेक बनाता है, बल्कि रामनगरी में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को धर्म नगरी के माहौल का एहसास भी कराते हैं। लता मंगेशकर चौक हो या निषाद राज चौराहा, अयोध्या के मुख्य प्रवेश द्वारों पर खड़े ये मंदिर मॉडल के पुलिस बूथ राम भक्तों के बीच चर्चा का विषय बने हैं। और इन बूथों में अत्याधुनिक CCTV, हाईटेक सुरक्षा प्रणालियां, बेहतर सुविधाएं हैं ताकि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी किसी भी स्थिति पर पैनी नजर रख पाएं। मंदिर शैली में बने ये बूथ न सिर्फ सुरक्षा की नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं, बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान को भी भव्य रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो हमारा धर्मनगरी अयोध्या है, यहाँ पे जो हमारे एक फसाड डेवलपमेंट का जो पूरा कार्य हुआ है उसी को ध्यान में रखते हुए और पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारे फसाड को ध्यान में रखते हुए और हमारे पुलिस के जो लोग ड्यूटी करते हैं उनकी सुविधाओं को देखते हुए हम लोगों ने एक ऐसा डिज़ाइन तैयार किया है जो कि आसपास के जो वहाँ पर डेवलपमेंट है उससे ब्लेंड इन हो जाए और वहाँ पर क्या नाम से उसमें एयर कंडीशनिंग टाइप की फैसिलिटीज़ भी हम लोगों ने दी हैं, ताकि भरी धूप में या बारिश में भी जो हमारे पुलिस करने के जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको वहाँ पर किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उड्डयन मंत्रालय ने GPS स्पूफिंग की पुष्टि की है। उड्डयन मंत्री ने संसद में जानकारी दी। IGI एयरपोर्ट पर हुई थी GPS स्पूफिंग की घटनाएं। कोलकाता, मुंबई, अमृतसर में भी स्पूफिंग की घटनाएं। हैदराबाद, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी घटना। कई एयरपोर्ट से मिली है GPS स्पूफिंग की रिपोर्ट। सरकार ने सुरक्षा उपायों को अपडेट करने की बात कही। सुरक्षा मजबूत होने की वजह से उड़ानों पर असर नहीं।